Now let's start with the next question. MPEG involves both the spatial and compression and temporal compression. हमें पता है कि MPEG का मतलब क्या होता है? Moving Pictures Expert Group, ये होता है इसका फुल फॉर्म. मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है स्पेशल कंप्रेशन और टेम्परल कंप्रेशन को इंक्लूड करता है, इन्वॉल्व करता है. और द स्पेशल कंप्रेशन इज सिमिलर टू JPEG एंड टेम्परल कंप्रेशन रिमूव्स डैश फ्रेम्स. क्या रिमूव करता है वो? वॉइस रिमूव करता है, या स्पेशल करता है, टेम्परल करता है, रिडंडेंट करता है. तो इसका आंसर क्या है? रिडंडेंट फ्रेम्स को रिमूव करता है. JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये होता है. MPEG का मतलब क्या है? मूविंग पिक्चर्स एंड एक्सपर्ट ग्रुप. फिर JPEG का मतलब क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. तो MPEG में क्या होता है? स्पेशल कंप्रेशन और टेम्परल कंप्रेशन इंक्लूड होता है, या इन्वॉल्व कह सकते हैं हम लोग. पर स्पेशल कंप्रेशन किसके सिमिलर होता है? JPEG की तरह. और टेम्परल कंप्रेशन क्या रिमूव करता है? हमारा रिडंडेंट फ्रेम्स को रिमूव करता है. इसका सोल्यूशन भी ये दे रखा है. सोल्यूशन में क्या बोला गया है? MPEG इन्वॉल्व्स बोथ स्पेशल कंप्रेशन एंड टेम्परल कंप्रेशन. हमें पता है इसके बारे में. द स्पेशल कंप्रेशन इज सिमिलर टू JPEG एंड टेम्परल कंप्रेशन रिमूव रिडंडेंट फ्रेम्स. यहाँ हमें पता है कि जो स्पेशल कंप्रेशन है जो JPEG की तरह सिमिलर होता है, बट टेम्परल कंप्रेशन क्या रिमूव करता है? रिडंडेंट फ्रेम्स को. रिडंडेंट फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्परफेक्ट फ्रेम भी कहते हैं. जो रिडंडेंट फ्रेम होता है, अगर कोई इम्परफेक्ट फ्रेम है हम उसे इम्परफेक्ट फ्रेम भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 76. डैश वेरिएबल्स आर not reinitialize each times Visual Basic involves the procedures and thus retains or preserve value even when the procedure ends. तो ये क्या कह रहा है? इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है, डायनेमिक वेरिएबल है, वर्चुअल वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल है, जो कि रीइनिशियलाइज नहीं करता एट ईच टाइम जब भी विजुअल बेसिक हमारे प्रोसीजर को, मतलब प्रोसीजर कह सकते हैं टाइप का फंक्शन कॉल जब भी हम करते हैं, जब भी फंक्शन कॉल होता है या एंड होगा, तो इनमें से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो अपनी वैल्यू को रीइनिशियलाइज ना करे, मतलब बार बार उसकी वैल्यू इनिशियलाइज ना हो. तो हमें पता है कि ऐसा वेरिएबल कौन सा होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है स्टैटिक वेरिएबल्स अपनी वैल्यू को रिटेन करते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम. इसका सोल्यूशन क्या गिवन है हमें? स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट रीइनिशियलाइज ईच टाइम विजुअल बेसिक इन्वोक्स अ प्रोसीजर. ये यही कह रहा है कि ये अपनी वैल्यू को रीइनिशियलाइज नहीं करता है ईच टाइम जब भी हम लोग इन्वोक का मतलब तो कॉल करना, जब भी हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं. एंड दस रिटेन्स और प्रिजर्व वैल्यू इवन व्हेन अ प्रोसीजर एंड, जब भी हमारा प्रोसीजर मतलब फंक्शन कॉल एंड भी हो जाता है तब भी हमारी वैल्यू रिटेन रहती है. अ स्टैटिक वेरिएबल कंटिन्यूज टू एग्जिट एंड रिटेन इट्स मोस्ट रिसेंट वैल्यू. जो भी इसकी रिसेंट वैल्यू होगी उसको रिटेन करके रखती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हेन अ सर्कुलर queue is implemented in an array, then which one of the following condition holds when there is only one element in the queue? इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि होल्ड करती है जब एक ही एलिमेंट में हमारा एलिमेंट रहता है क्यू में? हमें पता है क्यू कैसे काम करती है हमारी. ये फ्रंट होगा, ये रियर होगा. हमारी एलिमेंट जो होते हैं वो फ्रंट से डिलीट होते हैं, DQ कह सकते हैं, और रियर से हमारा क्या होता है? हमारा NQ होती है हमारी एलिमेंट, हमें ये पता है. सर्कुलर क्यू में क्या होगा? जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एड्रेस किसका कंटेन करेगा? फर्स्ट एड्रेस का, जिससे सर्कुलर क्यू के फॉर्मेट में क्रिएट हो जाता है. तो हमें पता है इसका आंसर क्या है? फ्रंट इक्वल टू रियर इज नॉट इक्वल टू नल. अगर फ्रंट और रियर हमारे नल के बराबर नहीं होंगे तो तब हमें पता रहेगा कि उसमें एक एलिमेंट क्यू में एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसका आंसर सही क्या है? फ्रंट इक्वल टू रियर नॉट इक्वल टू नल. इसका जो सोल्यूशन हमें प्रोवाइड किया गया है देखते हैं उसको हम. इसमें लिखा गया है A circular queue is similar to a linear queue as it is based on the FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. हमें ये पता है जो सर्कुलर क्यू है वो किस पर बेस्ड होता है? फीफो वाले फीफो की तरह काम करता है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेसिकली. एक्सेप्ट द लास्ट पोजीशन. हमारे को पता है कि जो लास्ट पोजीशन है वो कनेक्टेड हो जाती है हमारी फर्स्ट पोजीशन से. तो ये तो पता चल गया हमें. इसके बाद इन्होंने कहा है, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है, सर्कुलर क्यू is implemented in an array
A circular queue is implemented in an array. A circular queue will be full when front equal to -1. हम कब कहेंगे कि सर्कुलर क्यू हमारा फुल है? कब? जब फ्रंट इक्वल टू -1, मतलब कि जो फ्रंट होगा इक्वल टू 1 होगा और रियर हमारा क्या होगा? मैक्सिमम -1. एंड वेन देर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू देन द कंडीशन विल बी, अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा? फ्रंट इक्वल टू रियर नॉट इक्वल टू नल. Now the next question says that how many gates would be required to implement the following boolean expression. हमें ये boolean expression दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करके हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ गेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी. तो इसका आंसर तो हमें दे रखा है 1, बट हम इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में. क्वेश्चन हमें दे रखा है a बार c बार d बार प्लस c बार d प्लस ए बी सी सी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार. दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू अस. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले हम इसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ. तो ए सी बार डी बार प्लस ए बार सी बार डी बार प्लस इसमें ए बी एज इट इज, अभी हम फर्स्ट स्टेप में हम एज इट इज रखेंगे. सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार. नाउ अब इसमें हम कॉमन ले सकते हैं ए सी बार. ए सी बार हम इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? डी बार प्लस डी. देन हम क्या करते हैं? ए बी, इसमें से हम क्या करते हैं? डी कॉमन सी बार कॉमन ले लेते हैं. सी बार कॉमन हो जाएगा तो डी बार प्लस डी यहाँ पर बच जाएगा एंड देन ए बी बार सी बार एज इट इज. नाउ हम क्या करते हैं? नेक्स्ट हम करेंगे. अब हमें पता है डी प्लस डी बार क्या होता है? 1. ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है हमारे पास. तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी? 1 हो गई. तब ए सी बार प्लस ए बी, ये बचेगा सी बार, इसकी वैल्यू 1 हो गई प्लस ए बी बार सी बार. तो हमारे पास वैल्यू बची है ए बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार. नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों में से ए सी बार कॉमन ले सकते हैं. तो ए सी बार कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार बच गया. यहाँ पर हमारे पास ए बार सी बार बचा हुआ है. ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ बचेगा ए सी बार प्लस ए सी बार हो जाएगा. इसमें से हम सी बार कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ए बार प्लस ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है. लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचेगा सी बार. तो सी बार के लिए हमें कितने चाहिए? एक ही 1 नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी हमें इसके लिए. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1. तो इससे हमारे कैलकुलेशन सॉल्व हो गया है. तो हमें सोल्यूशन में प्रोवाइड किया गया देयरफॉर ओनली 1 नॉट गेट इज एनफ टू रिप्रेजेंट दिस गिवन बुलियन एक्सप्रेशन. तो 78 का आंसर है 1 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है. हमें गिवन बिलो आर द सेवरल यूजेस ऑफ एंकर टैग इन HTML. एंकर टैग दिए हैं हमें अलग अलग तरीके से. इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एंकर टैग सही है. तो हमें पता है एंकर टैग क्या होता है. HERF इक्वल टू एक हमें वेबसाइट का नाम दे दिया गया है टेस्ट. एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया. बी ऑप्शन है HERF, फिर हमें एक पाथ सेट दिया गया है टेस्ट यहाँ पर जो लिखा जाता है, फिर एंकर टैग को क्लोज कर दिया है. उसके बाद HERF एक पेज का वेबसाइट बोल रही हूँ, पेज का नाम दे दिया है .html. नेक्स्ट पेज में जो test.html पेज पे जाएगा एंकर टैग टेस्ट और ये दे दिया. और हमें नेक्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है. तो इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए कि एंकर टैग को लिखने का कौन सा तरीका सही है. तो हमें पता है कि एंकर टैग को लिखने के चारों तरीके ही सही है. तो आंसर A B C D ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. इनमें से चारों तरीके ही से हम लिख सकते हैं एंकर टैग को. तो हमें सोल्यूशन क्या गिवन है यहाँ पर? द A टैग मीन्स एंकर टैग इन द HTML इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज. व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन द वेब पेज देन वी विल यूज द एंकर टैग. जब भी हमें हाइपरलिंक मतलब कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज में हम जब भी जाते हैं, एक अंडरलाइन वाली लाइन आती है जैसे, या हम क्लिक करते हैं कोई भी गूगल पेज पे, हम जब भी खोलते हैं तो वो नेक्स्ट पेज में खोलता है, उसी पेज पे ओपन करता है, तो वो हमारा एंकर टैग की हद से ही बनता है HTML में वेब पेज पे. तो दिस हाइपरलिंक इज यूज्ड टू लिंक द वेब पेज टू द अदर पेज
or section of the same web page. It is either used to provide an absolute reference or the relative reference as it is href. हाइपरलिंक रेफरेंस होता है इसका मतलब. तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस प्रोवाइड करती है, रिलेटिव रेफरेंस प्रोवाइड करती है. इसका सिंटेक्स क्या होता है? AHRF, कोई भी लिंक हम देते हैं, लिंक का नाम होता है और एंकर टैग को क्लोज करते हैं. तो ये हमारा एंकर टैग इस तरीके से होता है.